चलो बेटा आप डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम को। तो एनिमल किंगडम में हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है? ओरिफेरा फाइलम, नाइडेरिया, टीनोफोरा। और हमने पढ़ा था कि जो नाइडेरिया और टीनोफोरा है वो क्या है? ट्रू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इनमें टिश्यू आ गया है और इनकी सिमेट्री कैसी मिलती है? रेडियल। जबकि पोरीफेरा की हमने बताया कि ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं कहेंगे और इनकी रेडियल सिमेट्री नहीं, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। अब आगे टीनोफोरा से आगे फाइलम मिलेगी प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें और एडवांस कैरेक्टर आ गए हैं। ये कैसे हो गए हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए हैं, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर बननी शुरू हो गई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और इसके अलावा इनकी सिमेट्री भी कैसी मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथीस को क्या बोलते हैं? वर्म। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। और वैसे भी ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, डोर्सी वेंट्रल। इनमें जो है कैसा स्ट्रक्चर मिलता है इनका? डोर्सी वेंट्रल, कि इनमें डोर्सल पार्ट भी दिखेगा और वेंट्रल पार्ट भी मिलेगा। इसी वजह से इनमें कोई कैविटी नहीं है, और कैविटी नहीं है इसीलिए कैसे दिखते हैं? फ्लैट दिखते हैं। अब हम इनके कुछ खास कैरेक्टर पे आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम हर फाइलम में यही देखते हैं, हैबिट और हैबिटेट। तो टिपिकली हम ये कहें कि कहां मिलते हैं ये, तो ज्यादातर ये पैरासाइट होते हैं। और पैरासाइट भी कैसे? एंडो पैरासाइट ज्यादा मिलेंगे, यानी कि किसी होस्ट के अंदर एंडो पैरासाइट के तौर पे ये ज्यादा पाए जाते हैं मेजोरिटी में। ऐसी बात नहीं है, इनमें से कुछ एक्जो पैरासाइट के तौर पे भी पाए जाते हैं, बॉडी के बाहर भी चिपके रहते हैं और होस्ट से न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। तो एंडो टाइप के ज्यादा मिलते हैं, एक्जो पैरासाइट भी मिलते हैं, लेकिन ये कम मिलेंगे। और ये जो अगर हम बात करें इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर की, तो वो क्या क्या है स्पेसिफिक कैरेक्टर? तो कुछ तो हमने अभी डिस्कस किए कि ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, बाइलेटरल इनकी सिमेट्री पाई जाती है, और पैरासाइटिक नेचर के हैं। ये इनके खास कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, इनको हम कुछ खास कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम यही देखते हैं कि ये पैरासाइट कैसे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पैरासाइट के तौर पे पाए जाए प्लेटीहेल्मिन्थेस। कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट के तौर पे नहीं होते, उनको हम कह सकते हैं फ्री लिविंग। जैसे बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है, लेकिन ये कोई पैरासाइट नहीं होता, ये फ्री लिविंग है, इसीलिए इस पे ज्यादा स्टडी हुई है। और इसका जीनस क्या होता है? डुजेसिया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको प्लेनेरिया ना मिले, डुजेसिया मिल जाए, तो समझ जाना प्लेनेरिया का ही जीनस है। तो उसी को हम ये प्लेनेरिया को डुजेसिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी पैरासाइट फॉर्म में मिले, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। हाँ, जब पैरासाइट के या फ्री लिविंग फॉर्म में है, पैरासाइट में भी कौन सी फॉर्म में है, तो उसी आधार पे इनको, इनकी लाइफ फॉर्म कैसी है, उस आधार पे अक्सर इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर मान ले कि केवल फ्री लिविंग एनिमल है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो हम उनको टर्बुलेरिया क्लास में बांट देते हैं, और उसमें हम एग्जांपल रखते हैं प्लेनेरिया। और अगर एंडो पैरासाइट के तौर पे भी पाए जाते हैं और एक्जो पैरासाइट के तौर पे भी पाए जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ट्रिमेटोडा, फ्लूक होते हैं वो। और अगर केवल एंडो, सभी के सभी एंडो पैरासाइट के तौर पे पाए जाते हैं, उनको बोल देते हैं सिस्टोडा। तो इस तरह से प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सी लाइफ फॉर्म्स पाई जाती है, उस आधार पे इनको आगे चल के क्लासिफाई किया जाता है कि फ्री लिविंग है, या फिर सारे मेंबर उनके एंडो पैरासाइट हैं, या फिर कुछ मेंबर एंडो पैरासाइट हैं, कुछ एक्जो टाइप के हैं, दोनों तरह के हैं। तो उसी आधार पे इनको क्लासिफाई भी किया जाता है। अब अगर हम इनकी बात करें कुछ खास फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की, तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव पैटर्न क्या है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो
प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनमें माउथ तो आ गया है लेकिन एनस डेवलप नहीं होता है, तो यहां पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लांट। अब ये ब्लाइंड सैक प्लांट तो आपको कहां मिलेगा, पीछे भी मिलेगा टीनोफोरा और नाइडेरिया में भी, वहां पे भी एक हाइपोस्टोमा है, माउथ वाला हिस्सा है, एनस तो वहां भी डेवलप नहीं होता है, तो वहां पे भी हम मान लेते हैं ब्लाइंड सैक प्लांट। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो वो यहाँ पे मिलता है, लेकिन कैसा मिलता है, इनकम्प्लीट टाइप का, और इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लांट। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो हमने बताया था कि यहाँ पे कोई बॉडी फ्लूइड नहीं बनता है, तो यहाँ पे कोई सर्कुलेशन भी नहीं पाया जाता। वैसे भी ये क्या है, ज्यादातर पैरासाइट पाए जाते हैं मेंबर, तो इनमें रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते, तो इनमें सर्कुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन आप कहोगे कि जो पैरासाइट नहीं है, फ्री लिविंग, उनका क्या है, तो उनमें आप देखोगे रेस्पिरेशन कैसे होता है, जर्नल बॉडी सरफेस से होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो सर्कुलेशन की तो जरूरत वहां पे भी नहीं पड़ती, सर्कुलेशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सप्लाई कौन करता है, बॉडी फ्लूइड, और किससे होगा, सर्कुलेशन के थ्रू। तो यहाँ पे तो बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे सर्कुलेशन होता ही नहीं है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो जरूरत नहीं है, और जहां जरूरत है तो वहां पे वही तरीका है, जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के माध्यम से। और रही बात एक्सक्रीशन की, तो ऑफ कोर्स ये जो है मेटाबॉलिज्म तो इनमें होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना ही क्या है, एक्सक्रीशन। और ये कैसे होगा, ऐसे ही जर्नल बॉडी सरफेस से और डिफ्यूजन से। और यहां पे जर्नल बॉडी सरफेस से नहीं, हमने बता दिया था कि स्पेशल टाइप के प्रोटोनेफ्रिडिया आ जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, और उन प्रोटोनेफ्रिडिया को हमने नाम दिया था फ्लेम सेल या सुलेनोसाइट। साइट का मतलब सेल, सुलेनो यहां फ्लेम सेल के लिए है। तो सुलेनोसाइट या फ्लेम सेल, यहां पे स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं जो इनमें एक्सक्रीशन करने में मदद करती है और ओस्मो रेगुलेशन में भी मदद करती है। एक्सक्रीशन के अलावा कहां हेल्प करेंगी, ओस्मो रेगुलेशन, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने के अलावा बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बैलेंस रखने का काम ये करते हैं। तो हम कह सकते हैं ओस्मो रेगुलेशन का काम भी यही करती हैं। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो हमने बताया था कि पीछे ओरीफेरा में तो नर्व सेल ही नहीं होती, नाइडेरिया में सिंपल नर्व सेल आ जाती है, टीनोफोरा में थोड़ी सी बेटर जो है नर्व सेल की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के तौर पे क्या होती है, नर्व सेल आपस में जुड़ के इस तरह से नर्व कोड बनाती हैं पेयर में। नर्व कोड कैसे बनते हैं, पेयर में बनते हैं, और ये आपस में नर्व सेल से ही कनेक्ट होकर लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि पिछली फाइलम के कंपैरिजन में ये बेटर है, इनका नर्वस सिस्टम कंपैरेटिवली और एडवांस हुआ है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नर्व सेल कनेक्ट होकर लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनमें जो ये, इसको हम नर्व कोड बोल देते हैं, और जो हमने कोर्डेटा में नर्व कोड पढ़ा था वो एक माना जाता है, सिंगल होता है और होलो होता है, खोखला, वो डोर्सल साइड में पाया जाता है। जबकि जितने भी ये नॉन कोर्डेटा है, इनमें जो ये नर्व कोड है ये दो माने जाएंगे पेयर में, ये वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं और सॉलिड होते हैं। ये डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा इनमें कुछ और भी पार्ट आ जाते हैं, जैसे हमने बताया था कि इनमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। अगर हम हैबिटेट के अलावा स्पेसिफिक कैरेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन की बात करें
तो हमने बताया था पीछे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, यहां पे क्या आ जाती है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे ऑर्गन सिस्टम कोई कंप्लीट यहां बना नहीं है, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली पाई जाती है। और ऑर्गन भी कौन से, एक्सटर्नल ऑर्गन आए हैं, इंटरनल नहीं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन के लिए बॉडी में कैविटी का होना जरूरी है और इनके अंदर तो कैविटी होती ही नहीं है। इसीलिए जब इनमें कैविटी नहीं होती, इनको हम क्या बोल देते हैं, एसिलोमेटा। हमने पीछे भी पढ़ा है। तो टिपिकल एसिलोमेटा तो यही है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी, इनमें ऑर्गन आने के बावजूद भी कैविटी नहीं है, तो सही मायने में एसिलोमेटा यही पाए जाते हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन भी कौन से पाए जाते हैं, एक्सटर्नल, जैसे हुक एंड सक्कर, की जो सकिंग करने के लिए जो होता है ना, होस्ट से न्यूट्रिएंट या होस्ट का फ्लूइड जो है सक करने के लिए सक्कर पाया जाता है, और अटैचमेंट के लिए हुक पाया जाता है। तो इस तरह से ऑर्गन के तौर पे यहाँ पे क्या मिलेंगे, हुक और सक्कर पाए जाएंगे। तो इस तरह के एक्सटर्नल ऑर्गन इनमें आ जाते हैं। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के बाद लोकोमोशन की, तो ये ज्यादातर पैरासाइट है, और पैरासाइट जो होते हैं उनको ज्यादा लोकोमोशन की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो हमने पीछे बताए थे, इनमें ज्यादातर पोरीफेरा तो कैसे थे, ये सेसाइल थे। नाइडेरिया में भी पोलीफॉर्म सेसाइल होती है, मेडुसा फ्री लिविंग फॉर्म होती है, और टीनोफोरा में फ्री लिविंग जो है, फ्लोटिंग जो है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जो वॉलनट शेप जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं, फ्लोट करते हैं। तो वो हमने देखा था कि वो फ्री लिविंग स्टेज थी। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर हम बात करें कि ये लोकोमोशन कैसे करेंगे, मान लो किसी होस्ट में, तो इनके अंदर मसल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। मसल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, कोई मसल डेवलप नहीं होती है। ध्यान देना है, कौन सी मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ओब्लिक, तीनों तरह की मसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी मसल डेवलप नहीं होती। इससे आगे निमेटीहेल्मिन्थेस में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स डेवलप हो जाएंगी, और उनसे आगे एनालिड में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी, सर्कुलर मसल्स और ज्यादा डेवलप हो जाती है। एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी, और हमें ये सीक्वेंस अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ध्यान रहे प्लेटीहेल्मिन्थेस में मसल कोई भी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन शुरू हो जाती है डेवलप होनी, यानी कि यहां से शुरुआत जरूर हो गई है, लेकिन कोई मसल डेवलप नहीं है। कौन सी मसल की शुरुआत हो गई है, तीनों, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ओब्लिक, तीनों तरह की मसल्स की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद बात करें यहां पे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में बहुत ही खास रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम कंसीडर करेंगे नहीं इसको, लेकिन फिर भी कुछ मान लेते हैं कि इनमें जो प्लेनेरिया है वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है, यानी कि इसका कोई भी प्लेनेरिया का एक भी टुकड़ा, अगर मान लो यहां से टुकड़ा है टूट जाए, तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है। ऐसी रीजनरेशन को बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। तो ध्यान रहे, पीछे पोरीफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा, इनमें आपने ए सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ा था। टीनोफोरा में केवल सेक्सुअल था, इनमें ए सेक्सुअल भी था और सेक्सुअल भी था। तो ध्यान रहे, एक्चुअल में मैंने बताया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। जितने ज्यादा सिंपल एनिमल होंगे या इंडिविजुअल होंगे, उतना ही उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ए सेक्सुअल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहां पे
ए सेक्सुअल रिडक्शन खत्म हो गया और यहां तक आते आते केवल प्लेनेरिया तक आपको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से ट्रू रीजनरेशन किसकी है, तो इससे पीछे सब में मिलेगी भाई ट्रू रीजनरेशन। अगर हम नाइडेरिया में से हाइड्रा का ऑप्शन ले लें तो क्या उसमें रीजनरेशन नहीं है? ऑफ कोर्स प्लेनेरिया की तरह ट्रू रीजनरेशन है। हम ये कह सकते हैं कि यहां तक ट्रू रीजनरेशन है, इसके बाद रीजनरेशन ट्रू नहीं मिलेगी। ट्रू का मतलब कि रीजनरेशन तो होगी लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता नहीं होगी, वो घटती चली जाएगी। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल में हम आते हैं तो हमारे अंदर रीजनरेशन कितनी रह जाएगी? बस हमारी बॉडी में लीवर तक रह जाएगी। हमारा लीवर जो है रीजनरेट करता है, या हमारी इंटेस्टाइनल वाल है, गट वाल है, वहां पे भी कुछ सेलें जो है रीजनरेट कर जाती हैं। अदरवाइज बॉडी में रीजनरेशन खत्म। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, इन्वायरमेंट को अच्छे से, इन्वायरमेंट की स्ट्रेस को अच्छे से झेल सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमने तो ये पढ़ा है कि ट्रू रीजनरेशन प्लेन एरिया में है, लेकिन ध्यान रहे पीछे कोई टीनोफोरा आ जाए, नाइडेरिया आ जाए, पोरीफेरा आ जाए, कोई भी एनिमल आ जाए, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, उनमें भी ट्रू रीजनरेशन हमें कंसिडर करनी होगी। तो कुछ क्वेश्चनों में आपको मिल जाएगा, तो उनमें पूछेंगे बताओ इनमें से कितने में ट्रू रीजनरेशन मिलती है? प्लेन एरिया में तो होती है, इसके अलावा इनमें से अगर हाइड्रा भी दे रखा है उसको भी काउंट करो, या फिर इनमें से कोई और एनिमल भी दे रखे हैं, मेंबर दे रखे हैं, उनमें भी हम ट्रू रीजनरेशन कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई प्लैटीहेल्मिन्थस में। तो हमने सेक्सुअलिटी पहले ही बताई थी। सेक्सुअलिटी क्या होती है भाई? ये एक ही इंडिविजुअल में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि हर्मेफ्रोडाइट। तो ये हर्मेफ्रोडाइट जरूर है। ये क्या, कोई भी, चाहे पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा या फिर प्लैटीहेल्मिन्थस, भले ही ये हर्मेफ्रोडाइट है। एक बात हमेशा याद रखना, नेचर में कोई भले ही हर्मेफ्रोडाइट हो, बाइसेक्सुअल हो, लेकिन ये नहीं कि उसी के दोनों मेल फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, तो उनको तो फिर किसी दूसरे एनिमल की जरूरत ही नहीं है। एक ही पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग पैदा कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान देना, हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। तो भले ही वो हर्मेफ्रोडाइट हो, लेकिन वो कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके लिए उनकी टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। मेल गैमीट मैच्योर पहले होंगे या फिर बाद में होंगे, इस तरह से टाइमिंग अलग हो सकती है। और किसी दूसरे इंडिविजुअल के मेल गैमीट और किसी दूसरे इंडिविजुअल के फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ, बाइसेक्सुअलिटी हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। चाहे पोरीफेरा ही क्यों ना हो, नाइडेरिया क्यों ना हो, टीनोफोरा क्यों ना हो, ये भले ही बाइसेक्सुअल है, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअलिटी के बाद अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर ही होगा, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोलेंगे। लार्वा बनेगा, हाँ, लार्वे की बहुत सारी स्टेज देखने को मिलती हैं प्लैटीहेल्मिन्थस में। जैसे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। एक तरह का लार्वा नहीं, कई स्टेज में लार्वा प्रोड्यूस होता है, जैसे माइरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सरसेरिया, और मेटासरसेरिया। तो ध्यान रहे, इतनी स्टेज देखने को मिल सकती है किसी मेंबर के अंदर। माइरेसीडियम जो होती है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है इंटरमीडिएट होस्ट के लिए। जैसे स्नेल, स्नेल के अंदर इंफेक्शन करने के लिए माइरेसीडियम स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज। स्पोरोसिस्ट, रीडिया और सरसेरिया, ये इंटरमीडिएट स्टेज होती हैं किसकी? लार्वे की। और ये जो मैच्योर स्टेज होती है,
ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। और प्राइमरी होस्ट कौन होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं या शिप हो सकती है, भेड़। तो ह्यूमन बीइंग या शिप के अंदर कौन इन्फेक्शन करता है? मेटासरसेरिया, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट जैसे स्नेल में माइरसीडियम का इन्फेक्शन होता है, और प्राइमरी होस्ट जैसे ह्यूमन और शिप, इनमें मेटासरसेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इतनी स्टेज से गुजरता है लार्वा। यस, तो लार्वे की बहुत सारी स्टेज देखने को मिल सकती हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, इसलिए क्योंकि लार्वा डेवलप होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है? इनडायरेक्ट। अगर बिना लार्वे के डेवलपमेंट होती तो क्या बोलते? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो हम कहेंगे इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम क्या क्या लेके चलेंगे? एक तो हमने प्लेनेरिया ही लिया, जिसको क्या बोलते हैं? डुजेसिया, याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक को बोलते हैं फैसियोला हेपेटिका। देखो, हमें पहले ही पता है लीवर को तो क्या बोलते हैं? हेपेटिका। फ्लूक के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया? फैसियोला। तो फैसियोला जीनस हो गई, हेपेटिका स्पीसीज हो गई, स्पेसिफिक एपिथेट के तौर पे। और क्या है भाई? इसमें एक और फ्लूक होता है, ब्लड फ्लूक, जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, वो आप थोड़ा सा याद रखो। सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक। फेमस है, पुराना क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी इसी में आता है। इसके अलावा और एग्जांपल क्या है? टेपवर्म। तो टेपवर्म को क्या बोलते हैं? टेनिया सोलियम। तो कुछ एग्जाम्पल तो हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे 3 एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया और टेपवर्म। बाकी ये आप एक्स्ट्रा ऐड करके चलो। सिस्टोसोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक। इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि जो इनका बहुत ही खास यूनिक कैरेक्टर होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, कि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इनकी जो बॉडी है, ये इनकी गट वाल है, और गट वाल और बॉडी वाल के बीच में हमने देखा कोई कैविटी होती ही नहीं है। फिर आप देखोगे, मान लो ये जो बॉडी, ये गट वाल है और बॉडी वाल ये है, ये बॉडी वाल और ये हो गई गट वाल, तो इसके बीच में कुछ है ही नहीं, कोई कैविटी नहीं है, तो कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो इनमें पेरेन्काइमा टिश्यू भरा रहता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पेरेन्काइमा, ऐसा ही टिश्यू आप प्लांटों में भी पढ़ोगे, तो याद रखना है कि पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। गट वाल और बॉडी वाल के बीच में कोई कैविटी नहीं पाई जाती, और कैविटी ना होने की वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं? एसिलोमेटा। और इनको क्लासिफाई भी इनकी लाइफ फॉर्म के बेस पे किया गया है, कि फ्री लाइफ फॉर्म्स है या एंडोपैरासाइटिक लाइफ फॉर्म है, या दोनों तरह की लाइफ फॉर्म है, एंडोपैरासाइट एज वेल एज एक्जोपैरासाइट, दोनों तरह की है। इस तरह से 3 क्लासों में बांटा गया है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, ऐसा करके। तो वो डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस हमें कुछ अच्छे से एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ये इनके यूनिक कैरेक्टर, जो खास कैरेक्टर है, वो हमें अच्छे से समझ के चलने हैं। तो ये है भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद इवॉल्व होके नेक्स्ट कौन सी फाइलम बनी? निमेटीहेल्मिन्थेस। अब निमेटी का मतलब होता है राउंड, और हेल्मिन्थेस हमने देखा है वर्म। तो ये कैसे आ गए? अब राउंड वर्म आ गए, क्योंकि इससे पहले कौन से थे? इनसे पहले थे फ्लैट वर्म, जिनकी बॉडी कैसी थी? फ्लैट थी, डोर्सी वेंट्रल थी, लीफ लाइक थी, लीफ की तरह डोर्सल वेंट्रल सरफेस नजर आते थे। लेकिन यहाँ पे पूरा, अगर हम इसको कट करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? राउंड स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? निमेटीहेल्मिन्थेस। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही इवॉल्व होके बने हैं। अब इनमें खास बात क्या है?
तो अगर हम बात करें पहले हैबिट और हैबिटेट की, तो हैबिट हैबिटेट के अंदर ऑफ कोर्स इसमें भी पैरासाइटिक फॉर्म पाई जाती है, एंडो पैरासाइट भी मिलते हैं और एक्सो पैरासाइट भी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें निमेटी हेलमिंथिस की, तो इनके अंदर खास कैरेक्टर आ गया है, इनमें यूनिसेक्सुअलिटी की स्टार्टिंग हो गई है। किसकी? यूनिसेक्सुअलिटी। हमने बताया था कि ओरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिंथिस तक हर्मेफ्रोडाइट है। कुछ एक्सेप्शन हमने बता दिए थे, जैसे ओरेलिया जेलीफिश, वो क्या है, वो यूनिसेक्सुअलिटी शो करती हैं। बाकी आगे चल के कौन सी फाइलम है एनिमल किंगडम की जहां से यूनिसेक्सुअलिटी या डायोसियस स्टार्ट होते हैं? तो डायोसियस कंडीशन स्टार्ट होती है निमेटी हेलमिंथिस से। ये इनकी खास बात है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निमेटी हेलमिंथिस के स्पेसिफिक कैरेक्टर की, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर में हम देखें, एक तो ये इनकी बॉडी राउंड होती है, दूसरा इनमें कैविटी आ गई है, लेकिन कैसी कैविटी आ गई है? फॉल्स कैविटी, यानी कि सूडोसिलोम। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? सूडोसिलोमेटा बोल देते हैं, क्योंकि फॉल्स कैविटी पाई जाती है सूडोसिलोमेटा। हमने बताया था कि सूडोसिलोम में एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में मीजोड्रम के पाउच पाए जाते हैं। पूरी तरह से कोई रियल कैविटी नजर नहीं आएगी। तो इनमें हम कह सकते हैं कि ये सूडोसिलोमेटा होते हैं। और इनमें खास बात क्या आ जाती है भाई? इनके अंदर लोकोमोशन करने के लिए, थोड़ा बहुत चलने के लिए, इनमें हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की शुरुआत हो जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स वो डेवलप हो जाती हैं। ये खास बात आ गई है। तो निमेटी हेलमिंथिस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की डेवलपमेंट हो जाती है, जबकि हमने देखा कि प्लेटी हेलमिंथिस में लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लिक टाइप की मसल्स की शुरुआत हो रही थी, डेवलप कोई नहीं हुई थी। यहाँ पे आते आते लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की मदद से ये लोकोमोशन करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम बात करें इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि इस फाइलम से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो गई है। एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी, अंडरलाइन करना, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से हो जाती है। अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इस फाइलम से शुरू होता है। हालांकि ऑर्गन सिस्टम बनना वहां पे प्लेटी हेलमिंथिस में शुरू हो गया था, लेकिन बना नहीं है, पूरा इनकम्प्लीट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं वहां पे। तो ये इनके खास कैरेक्टर हैं। बाकी अगर हम बात करें निमेटी हेलमिंथिस के अंदर रेस्पिरेशन की, तो ये भी ज्यादातर पैरासाइट पाए जाते हैं। तो पैरासाइट होने की वजह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही ज्यादा मिलेगा। और अगर मान लो इनमें कोई फ्री लिविंग है, तो उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा? जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। उसके बाद अगर एक्सक्रीशन की बात करें, तो एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव करने के लिए यहां पे भी प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और वो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या मिलेंगे इनमें? हमने बताया था, उनको बोलते हैं रिनेट सेल। देखो प्लेटी हेलमिंथिस में फ्लेम सेल नाम दिया था, और यहाँ पे उनको क्या बोला जाता है? रिनेट सेल। ये भी एक तरह से प्रोटोनेफ्रिडिया है, जो यहाँ पे एक्सक्रीशन के अलावा ओस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। और अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, तो भाई यहां पे सर्कुलेशन होगा ही नहीं, सर्कुलेशन अब्सेंट, बॉडी फ्लूइड ही नहीं है। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी इनकी नहीं है कि उनमें
सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलेशन है वो अब्सेंट है, बस थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, वो इनके सूडोसिलोम के अंदर फ्लूइड जो होता है थोड़ा बहुत उसके थ्रू होगा। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन इनमें अब्सेंट है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो उसके लिए हम कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहेंगे कि बॉडी अपने आप में एक बड़ी ट्यूब है, तो माउथ और एनस पूरी गट जो है एक ट्यूब की तरह ही है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो इसको हम क्या नाम देंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पैटर्न को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, इनमें पाया जाएगा। निमेटी हेलमिंथिस को हम एस्केलमिंथिस के नाम से भी जानते हैं, और शॉर्ट में इनको निमेटोड भी कह सकते हैं। और निमेटोड जो है ये पैरासाइट प्लांटों के ऊपर भी पाए जाते हैं और एनिमल के ऊपर भी पैरासाइट के तौर पे पाए जाते हैं, और कुछ मेंबर इनमें फ्री लिविंग भी होते हैं। और रही बात निमेटोड की, ये कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, और पैरासाइटिक फॉर्म में होस्ट के अंदर भी हो सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि पैरासाइट के अलावा ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम इनका, तो वो बड़ा खास है यहाँ पे। तो नर्वस सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस के कंपैरिजन में बेटर हो गया है। कैसे हो गया है कि यहाँ पे जैसे नर्वस सिस्टम के तौर पे वहां पे प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने ऐसे नर्व्स पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नर्व्स जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी, यहाँ पे भी वही होगा। इसके अलावा यहाँ पे खास बात क्या आ जाती है, पेयर में गैंग्लिया आ जाते हैं। एक पेयर क्या क्या आ जाता है? गैंग्लियन, और उनको प्लूरल में क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। तो गैंग्लिया की शुरुआत कहां से हो जाती है? निमेटी हेलमिन्थिस से। जो अच्छे से हम कहेंगे कहां पे मिलेंगे, मतलब गैंग्लिया बनने शुरू हो जाते हैं निमेटी हेलमिन्थिस में, लेकिन प्रैक्टिकली हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। वो हमें प्रैक्टिकली अच्छे से कहां नजर आएंगे? अगली फाइलम, किसमें? एनालिड्स में। और यहां पे हम कहेंगे कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर भी, फाजमीडिया जैसे यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गए हैं सेंसेशन के लिए, यानी कि इनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो गया है प्लेटीहेल्मिन्थिस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे निमेटी हेलमिन्थिस के अंदर रिप्रोडक्शन, तो इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलेगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी की, तो वो हमने खास कैरेक्टरों में ही डिस्कस किया है। यहां से यूनिसेक्सुअलिटी की स्टार्टिंग हो जाएगी। यूनिसेक्सुअलिटी के अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो मेल है और फीमेल है उनको हम पहचान सकते हैं। मेल साइज में छोटा मिलेगा, फीमेल जो है साइज में बड़ा मिलेगा, यानी कि हम मात्र उनको देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल या फीमेल है। तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यानी कि जो सेक्स को देखने मात्र से, मॉर्फोलॉजी का मतलब रूप, दो अलग अलग रूप में देख के सेक्स को पहचाना जाए, जैसे मोर को और मोरनी को हम देख के पहचान सकते हैं बहुत अच्छे से, तो वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि इनमें यूनिसेक्सुअलिटी की शुरुआत हो जाती है निमेटोड से, और यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे लार्वल स्टेज की बात करें तो यहाँ पे भी लार्वा पाया जाता है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी देखने को मिल सकती है बिना लार्वे की। जो लार्वा इनमें पाया जाता है तो इसलिए हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिलती है और डायरेक्ट भी मिल जाती है। तो लार्वा कौन सा मिलता है? तो लार्वे में
रैप्डिटोइडिस, रैप्डिटोइडिस और फिलेरिफॉर्म, इस तरह के लार्वल स्टेज देखने को मिल सकते हैं। रैप्डिटोइडिस और फिलेरिफॉर्म जैसी लार्वल फॉर्म हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जिनमें लार्वल फॉर्म नहीं मिलती है, डायरेक्ट जो है एडल्ट की तरह जुवेनाइल स्टेज देखने को मिलती है, तो इसलिए इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। तो ये थे भाई निमेटी हेलमिंथिस। और निमेटी हेलमिंथिस के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे, एक तो बहुत फेमस है एस्केरिस, दूसरा एग्जाम्पल है एनसाइलोस्टोमा, ध्यान रहे इसको बोलते हैं हुकवर्म। एक हम पीछे पढ़ के आए हैं प्लेटी हेलमिंथिस में सिस्टोसोमा, और एक ये है एनसाइलोस्टोमा। कहीं बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान देना ये प्लेटी हेलमिंथिस है और ये निमेटी हेलमिंथिस है। हुकवर्म जो है जिनको हम बोलते हैं एनसाइलोस्टोमा, वो हुकवर्म है, वो क्या है, निमेटी हेलमिंथिस। और सिस्टोसोमा जिनको हम प्लेटी हेलमिंथिस में रखते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर कंपटीशन में मैचिंग वाले क्वेश्चनों में इस तरह की पजल मिल जाती है। इसके अलावा एस्केरिस एनसाइलोस्टोमा के अलावा यहाँ पे एक फेमस एग्जाम्पल और है, और वो क्या है, वुचेरिया, जिसको हम बोल देते हैं फिलेरिया वर्म। वुचेरिया क्या करता है, एलिफेंटियसिस, फिलेरियसिस बोल देते हैं इस बीमारी को। और एनसाइलोस्टोमा क्या है, हुकवर्म। और एस्केरिस से कौन सी बीमारी होती है, एस्केरियसिस। तो तीन यहाँ पे फेमस एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, वो आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो हमने निमेटी हेलमिंथिस के बारे में खास बात क्या पढ़ी, तो अगर हम बात करें, ये राउंड वर्म होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है इनका स्ट्रक्चर कट करने पे कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा, इसलिए हम इनको राउंड वर्म या निमेटी हेलमिंथिस के नाम से जानते हैं। इनके अंदर जो है सूडोसिलोम पाई जाती है, यानी कि कैविटी जरूर होगी लेकिन फॉल्स कैविटी होती है। इनके अंदर हम देखेंगे कि ये जो है पैरासाइट के तौर पे पाए जाते हैं, कुछ फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इनमें हम देखेंगे कि जो निमेटी हेलमिंथिस है वो यहां से यूनिसेक्सुअलिटी शो करते हैं। इस फाइलम से यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है। इनके अंदर डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिलेगा, कंप्लीट ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। एक्सक्रीशन के तौर पे प्रोटोनेफ्रीडिया मिलेगा, जो क्या करता है भाई, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी। और वो कौन सा होता है, रिनेट सेल। इनमें सर्कुलेशन अब्सेंट होगा, सिर्फ जो सूडोसिलोम में फ्लूइड है वहीं से थोड़ा बहुत जो हम कह सकते हैं एक्सचेंज हो जाता है कुछ। इनमें ज्यादातर पैरासाइट हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन फिर भी अगर इनमें कोई फ्री लिविंग है, पैरासाइट नहीं है, तो उनमें वही जर्नल बॉडी सरफेस से जो सूडोसिलोम है उसी के फ्लूइड से ही ये एक्सचेंज करते हैं। और रही बात इनके अंदर नर्वस सिस्टम की, तो इनमें गैंग्लिया की शुरुआत हो जाती है और कुछ बेटर सेंसरी ऑर्गन की शुरुआत हो जाती है, जो एक पैरासाइट के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वेल डेवलप हो जाती है। ध्यान रहे पीछे तीनों मसल्स बननी शुरू हुई थी, डेवलप कोई नहीं हुई थी। यहाँ लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की शुरुआत हो जाती है। और हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है लार्वल स्टेज मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। अगर लार्वल स्टेज होगी तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट।
और अगर लार्वल स्टेज नहीं है तो डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इनमें डेवलपमेंट दोनों तरह की पाई जाती है। और 3 हमें एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं, एस्केरिस, एनसाइलोस्टोमा और वुचेरिया। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आ जाती है और वो क्या है, एनालिडा। तो एनालिडा की बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे ये टाइटल कैसे मिला इनको। तो ये टाइटल मिला एनुलस से। ये जो एनिमल है इनमें इस तरह के सेगमेंटेड रिंग पाई जाती है, स्मॉल रिंग, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं बॉडी में जो इनके सेगमेंटेशन बना रही हैं। इन्हीं स्मॉल रिंग को क्या बोलते हैं, एनुलस। और इस तरह के एनुलस बियर करने की वजह से ही इनका नाम पड़ गया एनालिडा। और सबसे खास बात यह है कि इनमें ये ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है। और ये ट्रू सेगमेंटेशन क्या है कि ये बाहर से भी पार्टीशन है और बॉडी के अंदर से भी पार्टीशन है, कंप्लीट पार्टीशन है। इसलिए इस ट्रू सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो हम कह सकते हैं कि एनालिड में खास कैरेक्टर पाया जाता है मेटामेरिज्म। हालांकि आपने पीछे प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी देखा होगा, एनसीईआरटी में प्लेटीहेल्मिन्थिस के स्ट्रक्चर को भी देखोगे, टीनिया के टेपवर्म, तो उसमें भी ऐसे पार्टीशन सी दिखेंगी आपको, लेकिन ध्यान रहे ये बाहर से है, वैसे भी ये बिल्कुल फ्लैट है। तो बॉडी के बाहर से ही सेगमेंटेशन है, बॉडी के अंदर से सेगमेंटेशन नहीं है। तो हम इसको तो कहेंगे फॉल्स सेगमेंटेशन है। और फॉल्स सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मेटामेरिज्म की शुरुआत या ट्रू सेगमेंटेशन की शुरुआत कहां से होती है, एनालिडा से। और एनालिडा से आगे आर्थ्रोपोडा में मिलेगी और उसके बाद कोर्डेटा। 3 ही फाइलम ऐसी हैं जिनमें ये सेगमेंटेशन वाला कैरेक्टर पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एनालिड है ये कहां पाए जाते हैं, क्या हैबिट है, हैबिटेट है। तो भाई ये जो है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म भी मिलती है इनमें। लेकिन पैरासाइटिक एंडो पैरासाइट नहीं, ये किस फॉर्म में मिलेंगे, एक्टो पैरासाइटिक फॉर्म में मिलेंगे, बॉडी के ऊपर, जैसे लीच होती है एनिमल की बॉडी के ऊपर मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में मिलेंगे तो एक्टो पैरासाइट के तौर पे मिलेंगे। और मिलने को यहाँ पे फ्री लिविंग फॉर्म भी मिलती है जो कोई पैरासाइट की फॉर्म में नहीं है। जैसे आप देखोगे नीरिस, नीरिस फ्री लिविंग है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस में फ्री लिविंग क्या पढ़ा था आपने, वहां पे पढ़ा था प्लेनेरिया, तो यहाँ पे है नीरिस। इसके अलावा अगर हम इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर पे आ जाए, जो खास कैरेक्टर की बात करें इनमें क्या क्या है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर में एक तो हमने पढ़ ही लिया है सेगमेंटेशन ट्रू वाली, एक तो ये इनका खास कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है इनमें सर्कुलर मसल्स की शुरुआत हो गई है, सर्कुलर मसल्स डेवलप हो जाती है। एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी, अंडरलाइन कर लेना, ध्यान देना इसको। प्लेटी वहां निमेटी हेलमेंथिस तक तो क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो फिर इनमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, अरे वो तो है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो पीछे ही आ गई थी, डेवलप हो गई थी निमेटोड में। यहाँ पे कौन से वाली नई मसल्स आई है जो डेवलप हो गई है, तो यहाँ पे सर्कुलर मसल डेवलप हो गई है लोकोमोशन के लिए। तो यहाँ पे लोकोमोशन के दौरान लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अलावा एक्स्ट्रा जो मसल्स डेवलप हुई है वो कौन सी हो गई है, सर्कुलर मसल्स। और खास कैरेक्टर क्या है, इनमें ट्रू कैविटी पाई जाती है। और वो ट्रू कैविटी क्या है, सिलोम। तो ये सिलोमेटा है, और कौन से वाले हैं, सीजोसिलोमेटा। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि मेजोड्रम के पाउच की स्प्लिटिंग की वजह से सिलोम बनती हैं। तो ये सीजोसिलोमेटा कैविटी, जो सीजोसिलोमेटा एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो एनालिड्स हैं इनमें सर्कुलेशन की शुरुआत हो जाती है।
इससे पहले सर्कुलेशन कहीं नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स थी ही नहीं। लेकिन यहां पे हम कहेंगे कि इनमें सर्कुलेशन की शुरुआत हो जाती है और इसलिए बॉडी फ्लूइड भी आ जाता है। और सबसे खास बात है, उसको बॉडी फ्लूइड को पंप आउट करने के लिए हार्ट की भी शुरुआत हो जाती है। और इनका सर्कुलेशन कैसा पाया जाता है? एडवांस टाइप का क्लोज सर्कुलेशन। जो हमने बताया था कि एक्सेप्शनली हमें याद रखना है कि एनालिड्स के अंदर सर्कुलेशन की शुरुआत होती है, लॉजिक के हिसाब से ओपन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनमें क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। और बॉडी फ्लूइड की बात करें तो बॉडी फ्लूइड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। लेकिन ध्यान रहे, हमारी तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इनका ब्लड के प्लाज्मा में, यानी कि बॉडी फ्लूइड का जो प्लाज्मा है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। यानी कि कोई सेल नहीं होती इनमें जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी इनमें नहीं होगी? नहीं, क्योंकि जब कोई सेल ही नहीं है जिसमें हीमोग्लोबिन है, इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। तो रेड कलर का पिगमेंट, ऑफ कोर्स ये इनका ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। लेकिन आरबीसी नहीं होंगी, क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन ब्लड के प्लाज्मा में घुला रहता है। और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगी, लेकिन आरबीसी इनमें नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेशन की, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी से बेटर एडवांस फाइलम है। तो रेस्पिरेशन इनमें अच्छे से होगा। कैसे होगा? कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी मॉइस्ट स्किन होती है और स्किन के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। बस इसी के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं। और इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है इनमें। ऑफ कोर्स क्यूटिकल के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ध्यान देना, इनकी मॉइस्ट स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है क्यूटिकल की, जो इनके स्केलेटन के तौर पे हम कह सकते हैं, एक्सोस्केलेटन के तौर पे। लेकिन इससे पीछे, एनालिड से पीछे हम पढ़ के आए हैं निमेटोड। तो बेटा ध्यान देना है, निमेटोड में भी एक मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। उनमें भी क्यूटिकल की लेयर होती है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं थी, उनमें भी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। और इनकी जो एपिथीलिया है सिंसाइटियल टाइप की होती है। यानी कि एपिथेलियल सेल कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको बोलते हैं सिन साइटियल। सिन का मतलब फ्यूजन, साइटो का मतलब सेल। ऐसा लगता है कि जो इसकी सेल है बहुत सारी सेलों के फ्यूजन के बाद बनी है, तभी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ऐसे केस को बोलते हैं सिन साइटियल। साइटो का मतलब तो समझ गए आप, सेल। सिन का मतलब फ्यूजन होता है। तो ये कहने का मतलब यह है कि सेलों के फ्यूजन से बनी हुई है सेल, तभी तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो इस तरह की सेलों को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है एनिमल में, उनको सिंसाइटियल सेल बोल देते हैं। तो निमेटोड में भी जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल थी वो कैसी होती है? सिंसाइटियल। और इनके बाहर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी क्यूटिकल की लेयर होती है। जरूरी नहीं कि एनालिड में ही क्यूटिकल की लेयर हो। लेकिन उससे हमें एक पॉइंट और पता चला, याद आया, कि क्यूटिकल के नीचे जो एपिथेलिया लेयर होती है वो कैसी होती है निमेटोड में? सिंसाइटियल टाइप की। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से, चलो निमेटोड तो हमारा हो गया है। तो हम डिस्कस कर रहे थे किसको? एनालिडा को। तो एनालिडा के खास कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेशन कैसा पाया जाता है इनका? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और एक्सक्रीशन की बात करें तो भाई एक्सक्रीशन के लिए यहां पे पाए जाते हैं नेफ्रीडिया। तो वो हमने डिस्कस किए थे। देखो, निमेटोड और प्लेटीहेल्मिन्थस में तो प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया। यहीं से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है और यही ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। कहां पे? एनालिडा के अंदर। चलो, एक्सक्रीशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया। सर्कुलेशन की बात करें तो इनका सर्कुलेशन कैसे होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है। बॉडी फ्लूइड कैसा होता है? रेड कलर का होता है।
और हार्ट की भी शुरुआत हो जाती है यहीं से, इससे पहले किसी में हार्ट नहीं था। और हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, यानी कि उस हार्ट के अंदर जो पंपिंग है, हार्ट बीट कहां से जनरेट होती है, नर्व सेल से या उस हार्ट की मसल से। तो देखो हार्ट की मसल से जनरेट तो हमारे अंदर होती है, तो ये तो एडवांस कैरेक्टर है, तो ये तो वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है, मायोजेनिक हार्ट। तो हम कह सकते हैं इनका हार्ट कैसा मिलेगा, तो देखो हमारी तरह एडवांस तो नहीं मिलेगा, न्यूरोजेनिक होगा। हाँ, आगे चल के जो मोलस्का पढ़ोगे आप, मोलस्का का हार्ट जो है मायोजेनिक है। याद रखने के लिए एम से मोलस्का और एम से मायोजेनिक याद रह जाएगा हार्ट वहां पे। नहीं तो सभी वर्टिब्रेट जो होते हैं उनका हार्ट मायोजेनिक होता है, कि हार्ट की मसल्स के अंदर, मायो का मतलब होता है मसल्स, तो हार्ट की मसल्स में ही हार्ट बीट जनरेट हो। वो कैसा हार्ट होता है, एडवांस होता है, मायोजेनिक होता है। लेकिन यहाँ पे तो बाकी सभी इनवर्टिब्रेट के अंदर आप देखोगे कैसे हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं, मोलस्का को छोड़ के। चलो सर्कुलेशन भी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए हमने बताया कि यहाँ पे सर्कुलर मसल्स भी डेवलप हो गई लॉन्गिट्यूडनल के अलावा, ये भी खास बात है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें भी लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, और इनमें गैंग्लिया जो है वो और परफेक्टली आ जाते हैं, जिनको प्रैक्टिकली हम देख भी सकते हैं अच्छे से, और इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं। इनके अंदर पैर नहीं आए हैं, लोकोमोशन के लिए क्या पाई जाती है, मसल्स। लेकिन जो फ्री लिविंग एनिमल है जैसे नीरिस, तो नीरिस के अंदर हम कुछ खास देखने को मिलता है, क्योंकि नीरिस कैसा होता है, पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है। तो इसमें इस तरह के पैर तो नहीं होते, पैरों जैसे स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, एपिडर्मिस की आउटग्रोथ सी हो जाती है इनमें। तो ये फुट नहीं है, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। देखो पोडिया का मतलब तो पैर है, लेकिन पैरा का मतलब होता है नियर बाई, पड़ोसी या परे जो भी है। तो पैर नहीं है, पैरों से परे की चीज है, यानी कि उन जैसे ही है। तो इनको हम बोलते हैं स्पेशली पैरापोडिया। तो ये कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं नीरिस, उनमें मिलते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं पैरापोडिया। ये कोई लैग नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एनालिड में लैग की स्टार्टिंग हो गई है। उनका लोकोमोशन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स से होता है। हाँ, कुछ फ्री लिविंग है, एक्वेटिक एनिमल है जैसे नीरिस है, उनमें पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर आ गए हैं, जिनको लैग नहीं कहेंगे, पैरों जैसे हैं, ये पैर नहीं है। तो इनको हम नाम देते हैं पैरापोडिया, जो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो एनालिड के रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये सेक्सुअल तो हम कहेंगे पीछे ही खत्म हो गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहेंगे यहाँ पे क्या पाई जाती है, यूनिसेक्सुअलिटी की शुरुआत कहां से हो गई थी, निमेटोड से, पीछे से ही होगी। तो ऑफ कोर्स मेजोरिटी में इनमें क्या मिलेगी, यूनिसेक्सुअलिटी। लेकिन एक्सेप्शन है इनमें, और एक्सेप्शन भी वही दो एनालिड जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक लीच और दूसरा अर्थवर्म। यही दो ज्यादा एग्जाम्पल पढ़े जाते हैं। तो लीच और अर्थवर्म दोनों ही एक्सेप्शन है, दोनों में क्या पाई जाती है, बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये दोनों ही क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा बनेगा, कुछ एक में लार्वा बनता है, कुछ एक में लार्वा नहीं बनता, यानी कि डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी मिलती है और इनडायरेक्ट। लार्वा बनेगा तो कौन सा बनेगा, तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। अब आप देखोगे ये ट्रोकोफोर लार्वा आगे चल के मोलस्का में ज्यादा पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए ट्रोकोफोर लार्वा किसका है, तो मोलस्का पे टिक लगेगा। ये तो कुछ एनालिड ऐसे हैं जिनमें लार्वे बनते हैं, तो कौन से वाला बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये तो कुछ एनालिड के लिए है, अदरवाइज ज्यादातर मोलस्का में ये लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो डेवलपमेंट हम कैसी बोलेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट, दोनों तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एनालिड जो है इनमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हमने बताया लीच,
लीच ज्यादातर एक्टोपैरासाइट के तौर पे पाया जाता है एनिमल पे, और इसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया, क्योंकि ये हिरुडीन केमिकल रिलीज करता है जो ब्लड क्लोटिंग को अवॉइड करता है। पहले ये क्या करता है, हिरुडीन रिलीज करेगा एनिमल की बॉडी में और उसके ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा, ताकि ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिल सके और अच्छे से सकिंग कर सके। तो लीच को हम बोलते हैं हिरुडिनेरिया, और अर्थवर्म को हम बोलते हैं फेरेटीमा। फेरेटीमा पोस्टहुमा स्पीसीज है। चलो हम जीनस पे ही फोकस करेंगे। तो ये कुछ खास एग्जाम्पल है, अर्थवर्म जिसको फेरेटीमा बोलते हैं, लीच को हिरुडिनेरिया बोलते हैं, और एक फ्री लिविंग एग्जाम्पल है और वो क्या है, नीरिस। तो ये हो जाएंगे एनालिड के एग्जाम्पल। तो हमने इसमें देखा एनालिड में खास कैरेक्टर क्या है, तो सबसे खास कैरेक्टर है इनमें ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म पाई जाती है। स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनमें सेगमेंटेशन बनाते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ा एनुलस से एनालिडा। इनमें सर्कुलर मसल्स डेवलप हो जाती है। ऑफ कोर्स इससे पहले ही निमेटोड से ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे आगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। इनमें और खास बात हमने देखी थी कि इनका रेस्पिरेशन जो है मॉइस्ट स्किन से होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाएंगे जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। इनमें ट्रू सिलोम मिलेगी, साइजोसिलोम। इनमें सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है, बॉडी फ्लूइड भी मिलता है, रेड कलर का बॉडी फ्लूइड मिलेगा। और हार्ट इनका कैसा होगा, मायोजेनिक, यहाँ से हार्ट की भी शुरुआत हो जाती है। ये हमें अच्छे से याद रखना कि यहाँ से शुरुआत हुई है सर्कुलेशन की, फिर भी इनका सर्कुलेशन वर्टिब्रेट की तरह एडवांस है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है। और इनके अच्छे से हमें एग्जाम्पल कवर करने हैं। तो ये हो जाएगा एनालिडा। इसके बाद डिस्कस करेंगे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा।